जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय मृदा के ऊपर, इंडियन सॉइल के ऊपर, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत अधिक क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे इस वीडियो में कि मृदा क्या है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, मृदा के निर्माण में कौन कौन से कारक प्रभावी होते हैं। उसके बाद देखेंगे जो मृदा का संस्तरण है, यानी कि हम लोग परत बोलते हैं, ये परत क्या है। उसके बाद मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, कितने वर्गों में किया गया है और इसका वर्गीकरण कौन करता है। इन सभी टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या चीज, भारतीय मृदा। मृदा क्या है, सॉइल क्या है, ध्यान दीजिएगा। मृदा क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि मृदा किसे बोलते हैं। देखिएगा, हम लोग आम परिभाषा क्या देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। हालांकि कहना उचित नहीं है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को मृदा कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मृदा के साथ साथ धूलकण भी उपस्थित रहता है। तो धूलकण एक प्रकार की मृदा नहीं है, तो ये कहना हमारे लिए उचित नहीं है। क्या परिभाषा हो जाएगा मृदा का, तो मृदा क्या हो जाएगा कि पृथ्वी का वैसा ऊपरी सतह जिसमें क्या पाया जाता हो, जीवांश पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो, जीवांश, या बोल सकते हैं ह्यूमस पाया जाता हो। क्या पाया जाता हो, ह्यूमस, तब जाकर वो मृदा कहलाएगा। कहिएगा जीवांश और ह्यूमस क्या है, तो जीवांश का मतलब हुआ जीव जंतुओं का अंश। क्या चीज, जीव जंतुओं का अंश, या बोल सकते हैं वनस्पति का अंश। ह्यूमस क्या हो जाएगा, तो ह्यूमस का भी अर्थ लगभग वही होता है, यानी कि मृदा के अंदर नमी होना चाहिए, या बोल सकते हैं वनस्पति का जो सारा गला भाग होता है वो क्या करता है, ह्यूमस को उत्पादित करता है, ये ह्यूमस को बढ़ाता है। जैसे देखिएगा वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे के नीचे देखिएगा, या देखिएगा पेड़ पौधे का जो जड़ होता है वो क्या होता है, सड़ गल जाता है। तो वहां पे क्या होता है, एक नमी के जैसा भाग उत्पन्न होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। जैसे पत्ती को सड़ जाना, या बोल सकते हैं कि जो पेड़ पौधा का जड़ होता है वो जड़ क्या हो गया, सड़ गया, तो ये हमारे क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है ना। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के ऊपरी सतह का वैसा भाग जिसमें जीवांश और ह्यूमस की मात्रा क्या हो, उपस्थित हो, तो उसे ही क्या बोलेंगे हम लोग, मृदा बोलेंगे। अगर ये भाग उपस्थित नहीं हो, यानी कि जीवांश और ह्यूमस नहीं उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, धूलकण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धूलकण। धूलकण में क्या होता है, तो धूलकण में ये दोनों उपस्थित नहीं रहेंगे, ना जीवांश रहेगा ना ह्यूमस रहेगा, यानी कि इसमें जीवांश और ह्यूमस ये दोनों के दोनों क्या रहेंगे, उपस्थित नहीं रहेंगे। उसके बाद देखिएगा, जो धूलकण होता है एक प्रकार के अजैविक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, अजैविक पदार्थ, यानी कि जैविक पदार्थ नहीं होता है, इसमें वनस्पति का गुण नहीं होता, इसमें हम लोग खेती उती नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही मृदा में देखेंगे तो मृदा क्या होता है, इसमें जीवांश की मात्रा उपस्थित रहता है, जीवांश भी उपस्थित रहेगा और क्या रहेगा, ह्यूमस भी रहेगा, यानी कि आर्द्रता भी रहेगी, भूमि के अंदर, ये दोनों क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। उसके बाद देखेंगे मृदा जो होता है कैसा पदार्थ होता है, तो मृदा जो होता है एक प्रकार के जैविक पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, जैविक, ठीक है। ये जैविक संसाधन होता है, ये जैविक पदार्थ होता है, ठीक है। जैविक पदार्थ लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जैविक पदार्थ होता है। ध्यान दीजिएगा, मृदा क्या है, मृदा में जीवांश और ह्यूमस की मात्रा उपस्थित रहेगा, ह्यूमस यानी कि नमी या आर्द्रता की मात्रा उपस्थित रहेगा। जैविक पदार्थ होता है एक प्रकार के, यानी कि वनस्पति को आसानी से उपजाया जा सकता है, या कृषि वगैरह इसमें किया जा सकता है। धूलकण में हम लोग खेती होती नहीं कर पाते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि फर्श होता है, तो फर्श पे क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे महीन कण होते हैं, या बोल सकते हैं वाहन वगैरह के सीटों पर देखिएगा ये धूलकण बैठ जाते हैं, तो ये हमारा धूलकण है, इससे हम लोग खेती होती नहीं कर पाते हैं, एक प्रकार को अजैविक पदार्थ है। तो धूलकण के बारे में हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मृदा के बारे में। तो इसका मिटार है, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं आप लोग। अब ध्यान दीजिएगा मृदा के बारे में, तो हम लोग क्या देखेंगे, जीवांश और ह्यूमस इसमें उपस्थित हो और एक प्रकार के जैविक पदार्थ होता है। अब देखेंगे इसका नामकरण किस प्रकार से किया गया है, यानी कि जो सॉइल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो दिया गया सॉइल, ये सॉइल शब्द आया कहाँ से है, तो सॉइल शब्द जो आया है ये लैटिन भाषा से आया। कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के कौन से शब्द से आया है, तो लैटिन भाषा का कौन शब्द था, तो सोलम से आया। कहाँ से आया ये दोस्त, सोलम। सोलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सोलम शब्द से आया है, और सोलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है फर्श। क्या होता है, फर्श। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे, सॉइल जो है, सॉइल लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फर्श होता है, ठीक है।
सॉइल कैसा शब्द है? तो एक प्रकार के सोलम शब्द से लिया गया। सोलम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। अब देखिएगा ये जो मृदा है, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि मृदा का निर्माण जो है यह किस प्रकार से होता है। तो हेडिंग बनाते हैं मृदा का निर्माण। ध्यान दीजिएगा, मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो ये जो मृदा का निर्माण होता है ये चट्टानों के अपक्षीकरण से होता है। ये जो चट्टान है, चट्टान क्या होता है? अपक्षय से होता है। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय का मतलब हुआ चट्टान को विखंडित हो जाना। चट्टान में क्या हो जाना? विखंडित हो जाना, टूट जाना, खंडित हो जाना, वही हमारा क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। बड़े बड़े चट्टानों में क्या हो जाना? टूट जाना, टूटने के बाद उससे क्या उपस्थित होते हैं? छोटे छोटे महीन कण उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। हालांकि इसका निर्माण एक दिन में नहीं होता है, और चट्टान ही टूट जाना ही हमारा मृदा मृदा नहीं कहलाता है। उसमें ये क्या होना चाहिए? जीवांश आना चाहिए। चट्टान को टूटने के बाद उसमें ह्यूमस होना चाहिए, तब जाकर हमारा क्या कहलाएगा? मृदा कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, चट्टान की अपक्षय से क्या होगा? मृदा का निर्माण होता है। ये जो मृदा का निर्माण जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? लंबी प्रक्रिया बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जटिल प्रक्रिया। कैसा प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा, लंबी या जटिल प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? किस निर्माण में एक लंबा समय की आवश्यकता होती है। कह सकते हैं कि यहाँ पे कि 1 सेंटीमीटर अगर मृदा का निर्माण कराना हो तो कम से कम लाख वर्ष की इंतजार करना पड़ेगा। 1 लाख वर्ष का इंतजार कराना पड़ेगा, तब जाके 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होता है। यानी कि बहुत ही लंबा समय लगता है, इसमें लंबी प्रक्रिया है मृदा निर्माण। बस इसका टूट जाना ही मृदा हमारा नहीं कहलाएगा, इसमें ह्यूमस, जीवांश ये सब मात्रा उपस्थित होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? मृदा का निर्माण होगा। देखेंगे मृदा के निर्माण निर्माण करने में कौन कौन से कारक प्रभावी होते हैं, यानी कि किसका किसका योगदान होता है, तब जाके मृदा का निर्माण होता है। तो हम उधर से उसको हटा रहे हैं, और आप इसे नोट करना चाहेंगे तो नोट कर सकते हैं। मैं इसे मिटा रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे मृदा के निर्माण के कारक। ध्यान दीजिएगा, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं? कारक में सबसे पहले तो चर्चा होगा इसमें ऊंचावच। ध्यान दीजिएगा, किसका? ऊंचावच। ऊंचावच मतलब बोल सकते हैं स्थलाकृति। स्थलाकृति किस प्रकार से योगदान देता है मिट्टी के निर्माण में? तभी बताया कि चट्टान भी एक प्रकार क्या है? ऊंचावच यानी का स्थलाकृति होता है। इन चट्टानों के विखंडित होने से किसका निर्माण होगा? मृदा का निर्माण होगा। यानी कि ऊंचावच चाहिए। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए? तो इसमें मिलना चाहिए लंबा समय। क्या होना चाहिए? समय मिलना चाहिए। एक लंबी जटिल प्रक्रिया है तो इसके लिए क्या चाहिए? समय चाहिए। बिना समय के इसका निर्माण नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या चाहिए? इसके जलवायु। देखिएगा, जलवायु यानी कि तापमान में परिवर्तन जब तक नहीं होगा, या बोल सकते हैं कि वर्षा के माध्यम से भी इसका निर्माण होता है। जैसा आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है कि बरसात के मौसम में क्या होता है कि मिट्टी टूटना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार जब तक कि चट्टान नहीं टूटेगा वर्षा के माध्यम से, तो जलवायु का निर्माण सॉरी मृदा का निर्माण नहीं होगा। उसके बाद बोल सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा? हमारा हवा हो जाएगा, पवन जिसे बोलते हैं ना। पवन के माध्यम से भी क्या होता है? मिट्टी वगैरह का निर्माण होता है, चट्टान वगैरह भी खंडित होती है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला, हवाओं के माध्यम से बहुत मतलब उसका ऊंचाई देखिएगा बहुत कम हो चुका है। एक समय था जब उसका निर्माण हुआ था तो अनुमान लगाया गया है कि हिमालय से भी ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज इसकी ऊंचाई देखिएगा हिमालय से बहुत छोटा हो चुका है, यानी कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला से भी छोटा हो चुका है। क्या चीज हमारा? अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना। तो हवा और पवन भी बहुत ज्यादा क्या आता है? मिट्टी के निर्माण में अपना योगदान देता है। ये क्या है? ऊंचावच, समय, जलवायु, हवा, पवन। उसके बाद क्या हो जाएगा? वनस्पति भी। वनस्पति भी क्या करते हैं? मृदा के निर्माण में योगदान देता है। किस प्रकार से? तो जीवांश, ज्यादातर जीवांश हमारा कहाँ मिलेंगे? वनस्पति में ही मिलेंगे। जहां पे हमारा ह्यूमस रहेगा वहीं पर भी हमारा क्या मिलेंगे? वनस्पति मिलेंगे। जैसे देखिएगा जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा के नीचे देखिएगा तो बहुत सारे पत्ती वगैरह गिरा रहता है, तो वहां पे ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पेड़ पौधा का पत्ती होता है वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है, सर्कल के क्या होता है? मिट्टी के अंदर मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है ना। तो ये सब क्या है? मृदा के निर्माण में ये अपना योगदान देते हैं, एक मृदा निर्माण की प्रक्रिया में ये अपना योगदान देते हैं। तो ये क्या रहा हमारा? मृदा निर्माण की प्रक्रिया का एक प्रकार एक कारक बोल सकते हैं इसे। अब देखेंगे मृदा निर्माण का जो संस्तरण है कितने वर्गों में बांटा गया है, संस्तरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसे मिटा दे रहे हैं। संस्तरण के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग, है ना।
ध्यान दीजिएगा, मृदा का संस्तरण। संस्तरण में देखेंगे तो ये वाला जो हमारा भाग होता है, यानी कि मृदा का एक ऊपरी भाग को काटा जाता है। ये वाला जो मृदा है, मान लीजिए कि ये क्या एक प्रकार का मृदा का संस्तरण है, और मृदा का हम क्या कि एक भाग को काट लिए, तो मृदा के संस्तरण को बांटा जाता है कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। यानी कि जो मृदा का परत है इसे कितने वर्गों में बांटा जाता है? 4 वर्गों में। और ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे पाया जाता है हमारा जीवांश या ह्यूमस इसे बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे इसे बांटा गया है। ऊपर वाला भाग में हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं? पौधे वगैरह होते हैं। नीचे देखिएगा तो नीचे क्या होता है? यहाँ पे चट्टान वगैरह हो जाता है ना। ये हो जाएगा हमारा, यही हमारा क्या होता है? चट्टान होता है। इसे हम लोग 4 वर्गों में ही बांटते हैं, हालांकि कई किताबों में से 5 वर्गों में मिलेगा। तो पांचों वर्ग हमारे ये वाला ह्यूमस जो है ना, इसको रख देता है ना। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा? चट्टान भी होगा इसमें भी, लेकिन पूरी तरह से महीन नहीं होता है, थोड़ा सा इसका आकार बड़ा होता है, और ये इसका आकार तो बहुत अधिक होता है ना। और इसमें भी ऐसे कुछ रहता है। उसके बाद ये थोड़ा सा महीन आ जाता है हमारा, है ना। इसमें देखिएगा ये महीन हो जाएगा, और उससे भी महीन हमारा ये होता है। तो ये क्या है? मृदा का संतरण है। और इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मृदा का परिच्छेदिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? परिच्छेदिका। मृदा का क्या बोलते हैं? परिच्छेदिका। क्या बोलेंगे? परिच्छेदिका। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भारतीय मृदा के परिच्छेदिका को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। सभी का हम लोग नामकरण कर लेते हैं पहले। तो नामकरण में क्या देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारा नीचे वाला भाग है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? संस्करण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजन। हॉरिजन, ठीक है। तो इसे हम लोग हॉरिजन ए बोल, हॉरिजन आर बोल सकते हैं, या संस्तरण, संस्तरण आर बोल सकते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? घ बोलते हैं हिंदी में, है ना। ऊपर वाला संस्तरण क हो जाएगा, संस्तरण क। संस्तरण क बोलते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। इसे बोलते हैं संस्तरण ख, या बोल सकते हैं इसे बी बोलते हैं ना, संस्करण बी। उसके बाद इसे बोलते हैं संस्करण ग, या इसे बोल सकते हैं डी सी, सॉरी। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आर बोलते हैं, ठीक है, संस्करण घ को। तो इन 4 वर्गों में बांटा गया है। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमस वाले भाग में ही हम लोग खेती उती कर पाते हैं, या छोटे छोटे जो भाग होता है ना, जैसे छोटे छोटे पौधा वगैरह होता है, घास वगैरह इसे बोलते हैं हम लोग, ये ह्यूमस वाला क्षेत्र में पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। इसे भारतीय मृदा को, या बोल सकते हैं पूरी मृदा को 4 संस्करण में बांटा जाता है। संस्करण क, ख, ग और घ, ए बी सी आर। और ह्यूमस को हम लोग आर से, ये सॉरी ओ से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? इसे ओ से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? ओ से। ओ से मतलब हो गया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। आर का मतलब हो गया रॉक, चट्टान, है ना। एबीसी ऐसे नाम दिया गया इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा, ह्यूमस को ओ से दर्शाते हैं। उसके बाद 3 वो संस्करण को क ख ग यानी कि एबीसी, और लास्ट वाले संस्करण को आर से दर्शाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं रॉक संस्करण, ठीक है। तो 4 संस्करण में बांटा जाता है। अभी चारों का नाम अलग अलग रखा गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे ये वाला जो संस्करण है ना, संस्करण घ को हम लोग बोलते हैं पैतृक चट्टान। क्या बोलते हैं? पैतृक चट्टान, या इसे कहा जाता है जनक चट्टान। कौन चट्टान? जनक चट्टान। या इसे कहा जाता है मूल चट्टान कहा जाता है। क्या कहता है? मूल चट्टान कहा जाता है। या इसे कहा जाता है आधार चट्टान कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब इसी का नाम है। किसका नाम है? संस्करण घ का नाम है। पैतृक चट्टान, जनक चट्टान, मूल चट्टान या आधारीय चट्टान किसे कहा जाता है? तो संस्करण आर को कहा जाता है। पैतृक चट्टान इसे क्यों कहा जाता है? पैतृक का मतलब हुआ पूर्वज, या जनक मतलब हो गया जन्म देने वाला, या मूल चट्टान मतलब प्रमुख इसी का योगदान है। आधार मतलब इसके बिना कुछ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब साफ सीधा है कि संस्करण आर जो है, यही क्या है? मृदा के निर्माण में सबसे अधिक अपना योगदान देता है। यानी कि अगर मृदा का सबसे पुराना भाग जो है वो कौन सा चट्टान है? पैतृक चट्टान है, या बोल सकते हैं जनक चट्टान है। इसके बिना, संस्करण आर के बिना मृदा का निर्माण नहीं हो सकता है। यानी कि यही जो बताया ना कि
चट्टानों के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है, तो इसी चट्टान के अपक्षय से मृदा का निर्माण होता है। ये नहीं रहेगा, मृदा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि पैतृक चट्टान यानी कि सबसे पुराना चट्टान यही वाला चट्टान है, और यही क्या करता है, इसी के विखंडित होने से, अपक्षयित होने से मृदा का निर्माण होता है। अब देखेंगे संस्तरण ग के बारे में। ये कैसा संस्तरण होता है, तो बोल सकते हैं मृदा के निर्माण की सबसे प्रथम प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रथम चरण होता है। कौन चरण होता है, प्रथम चरण, यानी कि पैतृक चट्टान टूटकर जैसे विखंडित होगा, तो पहले का जो विखंडित वाला भाग होगा उसी में क्या बोलेंगे, संस्तरण ग बोलते हैं। और एक प्रकार क्या होता है, तो ये होता है बोल सकते हैं कंकर के जैसा होता है। कैसा होता है, कंकर के जैसे, या बोल सकते हैं इसमें चूना पत्थर वगैरह ज्यादा पाया जाएगा, कंकर या चूना पत्थर वगैरह ये ज्यादा पाया जाएगा। उसके बाद देखेंगे संस्तरण ख में, तो इसे हम लोग बोलते हैं संक्रामक चट्टान। कौन सा बोलते हैं, संक्रामक चरण बोल सकते हैं। संक्रामक चरण क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्रथम चरण से भी टूटकर किसका निर्माण होता है, संक्रामक चरण का निर्माण होता है। ये संक्रामक जो चरण होता है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो देखिएगा ना, खनिज पदार्थ या बोला जा सकता है खनिज या पोषक तत्व मात्रा बहुत कम मात्रा में होता है, लेकिन संस्तरण क में पूरी तरह से खनिज, पोषक तत्व या बोल सकते हैं जल संयोजन, ये अधिक मात्रा पे यहाँ पाया जाता है। यानी कि खेती वगैरह हमारा कहाँ होता है, तो संस्तरण क में होता है। खेती कहाँ होता है दोस्त, तो याद रखिएगा इस संस्तरण में खेती भी किया जाता है। कौन संस्तरण में, संस्तरण क में। क्वेश्चन पूछता है बताओ कि किस संस्तरण में खेती किया जाता है, तो संस्तरण क में। पेड़ पौधे के जड़ किस संस्तरण में आते हैं, तो संस्तरण ख में पेड़ पौधे के जड़ आते हैं। इसमें देखिए इतना पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका संस्तरण जड़ कहाँ आएगा, तो संस्तरण ख में आता है। कोई कोई भाग अगर ज्यादा बड़ा पेड़ है तो ये आ जाता है ग में, लेकिन इससे नीचे नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ना चूना पत्थर और ज्यादा पाया जाएगा तो इतना नीचे तक नहीं जाएगा, लेकिन संस्तरण ख तक बड़े बड़े पेड़ पौधे क्या होता है, जड़ वगैरह आ जाता है। ठीक है, संस्तरण ग एक प्रकार का प्रथम चरण है जो विखंडित होकर बनता है। ये है संस्तरण, 4 वर्गों में बांटा जाता है। भारतीय मृदा के 4 संस्तरण होते हैं। ऊपर वाला ह्यूमस जो होता है ना, ह्यूमस क्या करता है, बताया था कि पेड़ पौधे के जो छोटे छोटे कण होते हैं, पेड़ पौधे के जो सरगल जाने के बाद जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ह्यूमस वगैरह बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमस का परिभाषा क्या हो जाएगा दोस्तों, ह्यूमस का जो परिभाषा होगा यहाँ पे बोला जा सकता है कि वनस्पति के सर गल जाने के बाद या जीवांश का सर गल जाने के बाद जिस नमी का निर्माण होता है या जिस मृदा का निर्माण होता है उसमें क्या बोलेंगे, ह्यूमस बोलेंगे। जो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर पोषक तत्व और खनिज पदार्थ और जल संयोजन की प्रक्रिया में क्या करता है, अपना योगदान देता है। मिट्टी के अंदर नमी की मात्रा को बढ़ा कर रखता है। ठीक है, तो सब लोग बोलते हैं वनस्पति, सॉरी ह्यूमस बोलते हैं। और पूरे के पूरे भाग को क्या बोलते हैं, परिच्छेदिका। क्या बोलते हैं, परिच्छेदिका। कितने परिच्छेदिका है भारतीय मृदा के, तो एक परिच्छेदिका है, उसे 5 संस्तरण में बांटा गया, इसे हम बोलते हैं हॉरिजन बोलते हैं, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, परत बोल सकते हैं। ठीक है, 13 हमारा संस्तरण के बारे में। अब देखेंगे हम लोग क्या चीज, तो मृदा का वर्गीकरण, किस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। इसको दोस्त हम मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी तो आप लोग इसको, चलिए मृदा का वर्गीकरण देखेंगे हम लोग। मृदा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, वर्गीकरण, ध्यान दीजिएगा। मृदा का वर्गीकरण, मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है या मृदा के कितने प्रकार होते हैं, सेम चीज है। तो हम देखेंगे मृदा का वर्गीकरण जो किया गया है, पहले कौन किया है इसका वर्गीकरण, तो इसका वर्गीकरण किया है ICAR। ये क्या होता है ICAR? ICAR एक प्रकार के संस्था है। क्या है, संस्था है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मार्कर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ध्यान दीजिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसका पूरा नाम होता है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय कृषि
अनुसंधान परिषद, इसके द्वारा क्या किया गया है, भारतीय मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, 8 वर्गों में बांटा गया है। आईसीआर एक क्या है, संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इस मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय नई दिल्ली। कहाँ है दोस्त, मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। आईसीआर का मुख्यालय कहाँ है दोस्त, तो नई दिल्ली, याद रखिएगा। आईसीआर का स्थापना कब हुआ था, स्थापना हुआ था 16 जुलाई 1929 में, 16 जुलाई 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका तो आईसीएआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का स्थापना 16 जुलाई 1929 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। इसका पुराना नाम क्या था आईसीआर का, तो यहाँ पे जो इंडियन है ना, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। सॉरी, इसका पहले जो नाम था इंपेरियल था। क्या था, इंपेरियल, ध्यान दीजिएगा, इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। कब, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले इसका नाम क्या था, इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। लेकिन बाद में स्वतंत्रता के बाद इसका नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आप ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किसका अंतर्गत आता है, तो ये याद रखिएगा, भारतीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है कौन सा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये संस्था क्या करता है आईसीआर, क्या खाली मिट्टी का वर्गीकरण करता है, नहीं, इसका मुख्य कार्य है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन में क्या करना, विकास करना, इन सभी चीजों को देखभाल करना, सुधार करना इनके गलतियों को। तो वही हमारा आईसीआर है। हालांकि उसके बारे में हमें उतना नहीं जानना इस मृदा में। अब देखेंगे आईसीएआर के अनुसार भारतीय मृदा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा, इसे बांटा गया है 8 वर्गों में। कितने वर्गों में, कौन बांटा है, तो आईसीएआर भारतीय मृदा को कितने वर्गों में बांटा है दोस्त, तो 8 वर्गों में। 8 का नाम लिखते हैं फटाक से। तो पहला हो जाएगा जलोढ़, क्या हो जाएगा, पहला मृदा कौन सा होगा, जलोढ़ मृदा, ठीक है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, लाल मृदा, या इसे बोलते हैं पीला मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा, पीली कर देते हैं। उसके बाद तीसरा हो जाएगा काली मृदा, काली मृदा। उसके बाद देखेंगे चौथा क्या हो जाएगा हमारा दोस्त, तो लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। पांचवा क्या हो जाएगा, तो पांचवा हो जाएगा शुष्क मृदा, शुष्क या बोल सकते हैं मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। छठा क्या हो जाएगा दोस्त, तो हमारा हो जाएगा पर्वतीय मृदा, पर्वतीय या बोल सकते हैं वनीय मृदा, वनीय मृदा। और सातवां क्या हो जाएगा, पिटमय मृदा, पिटमय मृदा। हमारे एक और लास्ट लवणीय मृदा, लवणीय मृदा। तो ये टोटल कितने मृदा हो गए, 8 मृदा हो गए। और 8 क्या करना है दोस्त, याद कर लेना है, जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, शुष्क, पर्वतीय, पिटमय और लवणीय मृदा। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे एक एक करके कि जलोढ़ मृदा क्या है, लाल मृदा, सही मृदा के ऊपर हम आगे एक वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हैं, हम लोग हर एक टॉपिक को हम लोग डीप में जाकर चर्चा करेंगे, हर एक चीज को डिफाइन अच्छे से करेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट इसमें रहा तो। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।